Hello everyone, this is Anu Chaudhary and welcome to my YouTube channel. So in this video we will be discussing about the most important aspect of our preparation, and that is that how to increase marks in mock test. तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया होगा या फिर 70 to 80% यू हैव completed एंड यू आर अटैम्प्टिंग मॉक्स ऑन रेगुलर बेसिस, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, बट कुछ लोग जो होंगे ना वो दे आर स्ट्रगलिंग बिटवीन 50 to 60 मार्क्स, राइट। तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है, और आई विल टेल यू कि जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं दोज स्टूडेंट व्हाट दे हैव टू डू, और जिनके अभी 50 to 60 के बीच में आ रहे हैं वो कैसे आप लोग 65+ पहुंचा सकते हो, और जिनके 60 to 70 के बीच में आ रहे हैं वो कैसे मतलब थोड़ा सा और 5-6 नंबरों का बूस्ट ला सकते हैं, और जिनके इससे भी कम आ रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो अभी जिन लोगों के मार्क्स अभी 70 से ऊपर आ रहे हैं, 65 से ऊपर अभी आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग बहुत ही अच्छे ट्रैक पे अभी हो, बट इसी चीज़ को रेगुलर रखना है। तो मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है, विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और आपको मॉक्स लगाते रहना है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि रोज़ मॉक्स लगाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। वीकेंड्स पे आपको अपने जो है मॉक्स वगैरह पे ध्यान देना है, बाकी पूरे हफ्ते रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा आपको जीएस भी उतना ही साथ में लेके चलनी है। जिसके ऑलरेडी 70+ आ रहे हैं, आप लोग जीएस में और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके वही 60 to 70 के बीच में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मतलब ऐसे बूस्ट करना उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, बस यू हैव टू डू कि आप लोगों की ना कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप मॉक वगैरह देते हो तो उसके बाद में उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू एनालाइज कि आपने कहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं। जब भी आप मॉक देते हो तो उसके लास्ट में ना पूरा डेटा आता है कि आपकी कौन से सेक्शन के अंदर कितनी एक्यूरेसी रही है। तो अगर 80 से कम या फिर 75 से कम आपकी एक्यूरेसी है ना, तो फिर उस पोर्शन में थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, और जिसमें आपकी 50 से कम है तो भाई पूरा ध्यान देना है उस चीज़ पे। ठीक है, तो अभी मैं ये समझ सकती हूँ कि जिनके अभी 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं ना, तो उन लोगों को 2 चीज़ों में दिक्कत हो सकती है। एक तो जो हमारे वो कैब का सेक्शन आता है उसमें आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो हमारे S1 S6 आ रहे हैं ना, ठीक है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा जो हमारा क्लोज टेस्ट होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए क्या चीज़ें हैं, अब जैसे क्लोज टेस्ट हमारा आता है तो वो मिक्सचर होता है वोकैब प्लस जो हमारी बेसिक ग्रामर होती है उसका। तो वहाँ पे ना आप मेक श्योर कीजिए कि आपके जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो गलत ना हो। ठीक है, और वोकैब का ये सीन है कि यार अब जितना आपके पास अभी वोकैब लिखी हुई है ना उसको मल्टीपल रिवीजन दो। स्पेशली जो PYQs में आ चुकी है ऑलरेडी उसके आपको सिनोनियम्स लिखने हैं, और उसको वही मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करते जाओ। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो रहा है जहाँ पे भी वोकैब आती है उस वोकैब को आप उठा लो और उसको वही मल्टीपल रिवीजन दो। और स्पेशली सीरियस की वोकैब फिर भी आसान आती है क्योंकि वो सेंटेंसेज में यूज़ होकर आती है, तो कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो वहाँ पे ना आप अपनी जितनी भी टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन टेक्निक होता है, एक वोकैब के जो है ना मतलब वो ओड वन आउट से भी कभी कभी सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसका सिनोनियम पूछा है, तो ऑप्शन के अंदर बाकी सारे वर्ड जो होंगे ना, मतलब 3 जो उसमें ऑप्शंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, सिर्फ एक ही पॉजिटिव होगा। या फिर जो 3 दिए होंगे या तो वो तीनों सिनोनियम्स होंगे एक दूसरे के, तो ऑब्वियसली वो तो आंसर नहीं हो सकता है, या फिर वो तीनों ही एंटोनियम होंगे एक दूसरे के, तो वो भी आंसर नहीं हो सकता है। तो ऐसे भी आप थोड़ी थोड़ी ना ट्रिक्स लगा के अपने वोकैब वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं S1 S6 पे। तो उसके बिना वही कुछ ट्रिक्स होते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल सो दीज आर द थिंग्स, अब इसमें दीज आ चुका है, मतलब इससे पहले कुछ तो ऐसे मल्टीपल चीज़ों की बात हुई होगी वहाँ पे, जो पैराग्राफ है हमारा या जो भी है उसकी वजह से ही ये यहाँ पे दीज आया है। ठीक है, तो हमें ये वाला जो है उसके अंदर कनेक्शन कहीं ना कहीं ढूंढना है। अब ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली बात है कि आजकल जो है वो S1 S6 के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आने लग गए हैं, मतलब 2-3 भी हम लोग बोल सकते हैं जिनमें क्लियरली आइडिया नहीं होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल होते हैं, वो वाले सॉल्व नहीं होते हैं ऐसे। ठीक है, तो उनको आप थोड़ा सा स्किप मार सकते हो। और मतलब आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि S1 S6 में एक्यूरेसी अच्छी जाए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया दीज वाला ये, ठीक है,
कोई सेंटेंस अगर हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसके पहले कोई तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोली गई है, या पहले जो था वो कुछ तो चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, उसका जो है यहाँ पे फर्दर कुछ ना कुछ क्लैरिफाई किया गया है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस पे ध्यान देना, ओके। यहीं पे हाउएवर हो गया, दस हो गया, और लाइकली हो गया, मोर ओवर हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये पहले मतलब किसी ना किसी सेंटेंस से जुड़े हुए होते हैं, तभी ये आगे आता है। या तो ये पहले वाली बात को नकार रहे होते हैं, या उसी को ही और एक्सप्लेनेशन के तौर पे इन वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ना ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आजकल क्या हो रहा है कि S1 S6 के अंदर है ना, कुछ कुछ तो डेफिनेशन वाले जो हैं वो क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉल्यूशन इन वजह से होता है, फिर उसी की ही डेफिनेशन फर्दर PQRS में लिखी होगी, उसके टाइप्स वो लोग लिख देंगे कि भाई पॉल्यूशन के टाइप्स ही होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे वो लोग लिख देंगे। उसके मेन धारक जो हैं, मतलब किस वजह से जो है वो पॉल्यूशन होता है, वो लिख देंगे भाई एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है। तो ऐसे जो है ना वो इंटर रिलेटेड सेंटेंसेस रहेंगे, और ये वाले तो फिर भी आसान होते हैं। जो थोड़े से फिलोसफिकल सेंटेंसेस आते हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो वहाँ पे या तो आप थोड़ा सा रिस्क ले लो अगर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपके कम हैं, या फिर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आपके हो गए हैं, 115 116 आपके अटैम्प्ट हो चुके हैं, तब भी आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो वहीं पे ही आपको मतलब उन क्वेश्चंस पे जो है वो रिस्क लेना है, वरना नहीं लेना है, वरना छोड़ देना है। और फॉर द क्लोज टेस्ट मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि बेस्ड आते हैं ऑन द वोकैब सेक्शन, प्लस जो हमारा ग्रामर जो पोर्शन होता है उस पर बेस्ड होता है। तो वहाँ पे मेक श्योर आपको रखना है कि ग्रामर वाला पोर्शन गलत ना हो, और ये स्पेशली थोड़ी सी हमारी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होती हैं, या उस टाइम पे दिमाग एकदम फोकस्ड होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ें हमारी काम आ जाती हैं। तो S1 S6 प्लस क्लोज टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी एकदम टॉप नॉच जानी चाहिए, ठीक है, वरना थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं फिर आप लोगों से, और फिर फाइनल लिस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उन स्टूडेंट्स की जो थोड़े से मतलब ऑलरेडी बेटर पोजीशन में हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो है वो 50 to 60 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि खुद मैंने बहुत टाइम तक इस चीज़ से स्ट्रगल किया है कि मॉक्स में मेरे भी नंबर बढ़ते नहीं थे, मतलब वही 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं। मैंने कितने भी अच्छे से दे लिया है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे सोचना पड़ता था फिर भी कि मेरे मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं। और मेरा मतलब स्टार्टिंग के जब मैंने मॉक्स देने स्टार्ट किए थे, तो मेरा ये होता था कि मॉक्स दिए, ठीक है, लैपटॉप बंद किया और छोड़ दिया। ये बिल्कुल नहीं करना है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बोला है, एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप लोगों को पता तो चले कि आपके जो ये नंबर इतने कम आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब 50 से 60 के बीच में अगर आ रहे हैं, तो अगर एग्जाम में भी वही है तो पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आपका जीएस कितना भी अच्छा है, कुछ भी है, लेकिन बहुत ही अनप्रेडिक्टेड सब्जेक्ट है हमारा जीएस। ऊपर से इतने 6-7 सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ने पड़ते हैं लगा के, साइंस से, फिर हमारी जो करंट अफेयर्स है, अगेन बहुत ही वास्ट एरिया है, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए, ठीक है। तो हमारा जो इंग्लिश है, इट प्ले अ मेजर रोल, जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर होता है, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस करो, बहुत ही अच्छे से करो। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो रोज़ मॉक दे रहे हैं और मुझे टेलीग्राम पे भेजते रहते हैं कि इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना है। रोज़ आप लोगों को मॉक्स बिल्कुल भी नहीं देने हैं, बहुत ही बुरी एक प्रैक्टिस है ये। आप लोगों को वीकेंड पे मॉक देना है, पूरा एनालिसिस कॉपी में लिखना है आप लोगों को, भाई कहाँ पे मेरी एक्यूरेसी सबसे कम जा रही है, जिस पोर्शन में 50% से कम एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको उधर, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, सेम मैंने भी फॉलो की थी, और आई विल मेक श्योर ये आप लोगों के लिए भी बेस्ट जाने वाली हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, वीकली मॉक देना है, रोज़ मॉक नहीं देना है, और प्लस उस चीज़ का रिवीजन। और आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि जो मिस्टेक्स मुझसे इस बार हो रही हैं वो अगली बार तो कम से कम ना हो। हमारे मॉक के अंदर पूरा वीक आप लोगों के पास होगा, तो यू हैव टू रिवाइज इन दैट पार्टिकुलर वीक। और दूसरी चीज़, सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को देना है। मैंने देखा है कि मतलब आप लोगों की ना एक पोर्शन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही है। फॉर एग्जांपल पार्ट ऑफ स्पीच, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। तो अब पूरा मॉक टेस्ट लेके नहीं बैठना है उसके लिए, ठीक है। अब आप लोग, मैंने बोला कि वीकेंड टू वीकेंड देना है, लेकिन अगर आप लोगों को अपनी प्रोग्रेस देखनी है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है या फिर मैं सही ट्रैक पे हूँ, तो वो ऑब्वियसली पूरा मॉक तो नहीं दोगे ना उसके लिए आप। तो आप ना सेक्शनल टेस्ट मतलब ज़रूर दिया करो। कोई भी ऐसी साइट वगैरह ढूंढो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रैक्टिस शीट्स भी आती हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, PYQs बहुत सारी जगह के हैं। मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ सीरियस के ले लो, बहुत जगह आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, तो वहाँ से उठा लो आप लोग। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपका वीक है तो आप
मतलब कम से कम हफ्ते में 2-3 बार उसके सेक्शनल टेस्ट लगा लो और कम से कम आप लोगों को 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उसके, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप 80 to 90% एग्जाम में सही करके आओ। मतलब 10 में से 8-9 अगर आपके पार्ट ऑफ स्पीच सही हो रहे हैं, मतलब यू आर ऑन द ट्रैक। लेकिन अगर उससे कम हो रहे हैं तो भाई फिर दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि एक आसान ये पार्ट है। तो सेक्शनल टेस्ट और सिर्फ ये पार्ट ऑफ स्पीच के लिए नहीं है, ये बाकी और भी जो चीज़ें हैं ना, और अगर आप लोगों के फिलिप्स भी सही नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी आप लोग सेक्शनल्स लगा सकते हो। एंड सेम गोज़ फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो हमारा क्लोज टेस्ट होता है उसके लिए भी। तो सेक्शनल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। और मतलब आप लोगों को अगर ये भी आइडिया नहीं कि कहाँ से मॉक देने हैं या फिर क्या करना है, तो मैंने पहले भी ये बोला है कि आप लोग फिज़िक्स वाला का जो डिफेंस वाला विंग है उससे आप लोग ले सकते हो। उसमें मुझे लगता है कि 149 के टेस्ट सीरीज़ है और उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, आई थिंक 20 to 25 उसमें टेस्ट हैं। और उसके अलावा भी अगर फ्री रिसोर्सेज आप लोगों को लेना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक से, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 मॉक्स उनके फ्री होते हैं, वो आप लोग ले सकते हो। एग्ज़ाम बी एक है, वहाँ से आप लोग यू कैन प्रैक्टिस। एक एग्ज़ाम प्रेप है, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर ऑल्सो। और लास्ट ऑप्शन मेरा रहेगा CDS जर्नी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि थोड़े से टफ यहाँ के जो हैं वो मॉक टेस्ट आ रहे हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपकी प्रेफरेंस क्या रहने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सारी प्रिपरेशन की जर्नी और कैसे कैसे यू हैव टू गिव मॉक्स एंड ऑल। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, दैट हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, क्योंकि उसमें मैं समझती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया हमारा और S1 S6 जो होते हैं वो काफ़ी मतलब हैवी एक टॉपिक हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ये चीज़ कि भाई S1 S6 को या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्टिंग में रखना चाहिए कि लास्ट में रखना चाहिए, तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें आती हैं। पहली तो ये कि आप लोगों को ना मतलब इतनी आपकी एनर्जी है या फिर रीडिंग कैपेबिलिटी है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपकी एनर्जी सेम रहती है पेपर के दौरान, जब भी यू आर सॉल्विंग दैट। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लास्ट में भी ये उठा लेते हो तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में उठाने का मेरे अकॉर्डिंग फ़ायदा ये होता है क्योंकि S1 S6 और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आजकल बहुत ही फिलोसफिकल आने लगे हैं, तो उसमें भी ना मतलब मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मतलब वो भी मैं एंड में ही उठाती हूँ ताकि मतलब अगर जो मिस्टेक्स वाली चीज़ें हैं वो मैं लास्ट में उठाऊँ, बस यही मेरा रीज़न होता है कि मैं लास्ट में उठाऊँ। S1 S6 जो हमारे होते हैं उसमें भी मिस्टेक्स के चांसेस बहुत रहते हैं, तो मैं उसको भी लास्ट में उठाती हूँ। पहले जो ईजी पार्ट होता है या फिर जिसमें मैं थोड़ी अच्छी हूँ, आई अटेम्प्ट दैट पार्ट। तो ये सब चीज़ें मैं लास्ट के लिए रखती हूँ। बट अगेन आपकी एनर्जी लास्ट तक पहुँचते पहुँचते सेम रहनी चाहिए, मतलब उतनी कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए बैठने की प्लस फोकस की, ठीक है। पहला तो हो गया ये भी। अब दूसरा हम लोगों का आता है, कुछ लोग होते हैं मतलब थोड़ी टफ चीज़ें वो लोग पहले निपटा देते हैं कि भाई जो भी ये ऐसे भारी भरकम चीज़ें हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस S1 S6 जैसा जो पार्ट है, क्लोज टेस्ट वाला भी जो पार्ट है, ये भारी चीज़ें हम पहले निपटा देते हैं, बाद के लिए थोड़ी सी ईजी रख लेते हैं। तो उसमें वो भी एक सही चीज़ है, आप लोग भारी चीज़ें पहले निपटा सकते हो, बाद में सारी ईजी जो आप लोगों की रहते हैं, स्पॉटिंग एरर्स हो गया और पार्ट ऑफ स्पीच हम लोगों का हो गया, फिलअप्स हो गया, ये बाद के लिए रख सकते हो, ये भी एक सही वे है। अब लास्ट जो हम लोगों का वे आता है कि भाई मतलब ना ज़्यादा एक्सट्रीम कि लास्ट में उठा रहे हैं भारी चीज़ें, ना एकदम ही प्रो एफिशिएंट कि पहले ही वैसे भारी चीज़ें उठा ली। आप लोग एक चीज़ ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा लिया, ठीक है, उसको सॉल्व किया, उसके बाद में 2 चीज़ें आपने ईजी रख ली, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच या फिर स्पॉटिंग एरर्स। फिर आपने एक टफ चीज़ उठा ली जैसे कि हम लोगों का हो गया S1 S6। फिर उसके बाद में ईजी कुछ आपने उठा लिया, वो जो छोटे वाले PQRS आते हैं वो उठा लिया आपने। फिर एक टफ चीज़ आपने क्लोज टेस्ट उठा लिया, उसके बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने उठा लिया। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा मिक्सचर लेके चल सकते हो, बहुत ही एक ईजी प्रैक्टिस है और आप लोग थोड़े से एक्टिवेट भी रहोगे ड्यूरिंग एग्जाम। तो ये सारा था कि हाउ यू टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट और जो रियल आपका एग्जाम होगा वो भी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि आपके स्कोरिंग एरियाज़ कौन कौन से होने चाहिए इंग्लिश के अंदर। तो भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात कि 2 ऑप्शंस उसमें से बहुत ही ज़्यादा बकवास आएंगे, वो बहुत ही ईजिली एलिमिनेटिंग होंगे ऑप्शंस, बट आप लोगों को 2 ऑप्शंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना है एंड यू हैव टू टेक। दूसरा हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, वो 10 में से 8 आपके सही होने ही चाहिए। तीसरा हमारा स्पॉटिंग एरर्स, 10 में से 7-8 सही होने ही चाहिए। चौथा जो हम लोगों का फिलिप्स आते हैं वो CDS में तो बहुत ही आसान आते हैं, ऑप्शंस वहाँ पे लिखे हुए होते हैं, वो मतलब मिक्सचर आते हैं, वो हमारे जो प्रपोजिशंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, प्लस हमारे जो एक्टिव पैसिव होते हैं, प्लस हमारा जो नरेशन होता है, उसके सबके मिक्सचर आते हैं वो फिलिप्स। तो वो भी आप लोगों के, मैं मानती हूँ अगर 10 आ रहे हैं तो 8 सही होने ही चाहिए, ठीक है।
प्लस जो हमारे छोटे वाले PQRS होते हैं यार, वो तो अगर एक दो उसमें से ट्रिकी आ रहा है ना, तो 8-9 कम से कम सही होने चाहिए। ये हमारे स्कोरिंग एरियाज़ हैं। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी आता है, फिलोसफिकल नहीं आता है, तो वो भी आप लोगों का 5 में से 3-4 सही होने ही चाहिए वो भी। ठीक है, अब इसके बाद और क्या आता है, और हम लोगों के वो आजकल आ रहे हैं सेम वर्ड्स होमोनियम्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें सारे सही नहीं हो सकते हैं, बट आप लोगों को अगर वो 10 आ रहे हैं ना, तो एक्यूरेसी अगर आप लोगों की 80% से अच्छी है, मतलब 80% से ऊपर है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। 10 में से आपने 6-7 अटेम्प्ट किए, 5 सही हो गए, बस बहुत अच्छी चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो ये आप लोगों के जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होने चाहिए। ग्रामर आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसमें से कोई अगर चीज़ें आ रही है तो वो एटलीस्ट आप लोगों की गलत ना हो। ठीक है, तो ये पूरा पूरा एक प्रोसेस था कि कैसे आप लोग अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो फ्रॉम द सेक्शनल टेस्ट। रोज़ मॉक्स आप लोगों को नहीं देना है, और आप लोग अभी जिस भी सिचुएशन में हो मुझे बताओ, कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो प्लीज़ अच्छे से देखना, एंड लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। एंड जो भी मतलब सीरियस के लिए पढ़ रहा है फिलहाल, उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं या अच्छे आ रहे हैं, तो भी आप लोग उन लोगों को भेज सकते हो। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द GS स्ट्रैटेजी। और उस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स या चीज़ें that can really improve your marks in the mock test. So study hard, take care of yourself and your family, and I will meet you in the next video. Till then, take care, bye bye, thank you, and Jai Hind.